तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फैंटास्टिक फोर दी फर्स्ट स्टेप्स देख चुके होंगे, क्योंकि अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो आप ये वीडियो मत देखो। अगर आपको जानना है फैंटास्टिक फोर मूवी देखने लायक है या नहीं है तो आप हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप स्पॉइलर फ्री रिव्यू देख सकते हो। आप अगर आप वन वर्ड में जानना चाहते हैं तो मैं हाँ बता देता हूँ, मूवी आपको बेशक देखनी चाहिए। अगर आप सुपर हीरो फैन हो तो आपको ये मूवी देखनी ही चाहिए। तो ये बात करते हैं मूवी के बारे में, मूवी के एंडिंग के बारे में, मिड क्रेडिट सीन के बारे में, पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। पहले शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले धमकी आती है। गैलेक्टस जब सिल्वर सर्फर को अर्थ 828 पे भेजता है बताने के लिए, पूरी दुनिया को बताने के लिए कि वो ये वाला प्लेनेट खाने वाला है, तो इस दुनिया के जितने भी लोग हैं वो प्रिपेयर हो जाएं, अपने लव्ड वंस के साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर लें, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक उनके पास टाइम नहीं रहने वाला है। ये सब सुनने के बाद पूरी फैंटास्टिक फोर और पूरी दुनिया पैनिक कर जाती है, और फिर ये लोग आपस में डिस्कस करने के बाद स्पेस में जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे स्पेस एडवेंचर दिखाया है यहाँ पे। और स्पेस में ही फिर गैलेक्टस से मिलते हैं और उससे थोड़ा नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, बट गैलेक्टस कहाँ मानने वाला था। गैलेक्टस ने उनके सामने एक ऐसी डील रखी जिसे वो चाहकर भी अपना नहीं सकते थे, क्योंकि गैलेक्टस ने सूजन स्ट्रॉम के पेट में वो बच्चा देख लिया था जिसमें उसको सैल्वेशन मिल सकता था, क्योंकि वो बच्चा है हमारा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। जब उसने उस बच्चे को स्कैन करा तो उसको गैलेक्टस को पता चला कि ये बीइंग कितना ज़्यादा पावरफुल है, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो इतनी पावर रखता है कि वो गैलेक्टस को रिप्लेस कर सकता है। यहाँ तक कि गैलेक्टस 10 बिलियन साल से भी पहले से ज़िंदा है, एग्जिस्ट करता है, यूनिवर्स से पहले से एग्जिस्ट करता है, और एक मामूली सा बच्चा जो भी पैदा भी नहीं हुआ है वो उसको रिप्लेस करने की पावर रखता है। तो ये बात जानने के बाद गैलेक्टस उनके सामने एक डील रखता है कि रीड तुम मुझे अपना बच्चा दे दो, मैं तुम्हारा प्लेनेट छोड़ दूँगा। बट रीड इस बात को पूरी तरीके से इनकार करके वहाँ से थोड़ा सा एक फ़ाइट सीक्वेंस होता है, और उसके बाद वो मुश्किल से, बहुत मुश्किल से बच के आ जाते हैं। जब ये अर्थ पे लौट के आते हैं तो ये प्लान बनाते हैं, इनमें आपस में बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, पूरी वर्ल्ड इनके खिलाफ हो जाती है। बट उसके बाद सूजन स्ट्रॉम एक ऐसी स्पीच देती है जो कि इनकी टीम को एज अ फैमिली और पूरी अर्थ को एज अ फैमिली लेके आती है। उसके बाद रीड एक ऐसा टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाता है जिससे वो इस अर्थ को कहीं दूर ले जा सकें, ताकि गैलेक्टस इनका पीछा ना कर पाए और इस प्लैनेट को ना खा पाए। तो जब पूरी मेहनत करने के बाद पूरी दुनिया एकजुट हो जाती है, वो सब जगह पूरी दुनिया में टेलीपोर्टेशन डिवाइस लगा देते हैं, और वो जब टेलीपोर्ट होने ही वाले होते हैं तो सिल्वर सर्फर आकर उसको कुछ सेकंड्स में पूरी दुनिया की तबाह करती है। कुछ सेकंड्स में उनका प्लान बिल्कुल चौपट हो जाता है, बिल्कुल चौपट। और गैलेक्टस आ चुका होता है। उसके बीच में एक चेस सीन दिखाया है जॉनी स्ट्रॉम का और सिल्वर सर्फर का। उसको वो उसकी जो वॉइसेस आती हैं वो डिकोड कर लेता है, उसकी वॉइस उसको उसकी लैंग्वेज में ही समझाता है। जैसे तुमने अपने यूनिवर्स को बचाया, लेकिन तुमने कायरो की तरह बचाया, खुद को देकर बचाया, हमें भी एक मौका दो अपने यूनिवर्स को बचाने का। उसको कहीं ना कहीं वही ज्ञानबाजी करता है। और फिर उसके बाद गैलेक्टस आ चुका होता है। गैलेक्टस की ग्रैंड एंट्री दिखाई है। वो लोग कहीं ना कहीं उनका नेक्स्ट प्लान यही होता है कि हम गैलेक्टस को वहाँ पे ले जाएंगे और गैलेक्टस को टेलीपोर्ट कर देंगे, अपने बच्चे को बेट की तरह यूज़ करेंगे। ये तो आपने मूवी में देखा, फाइट होती है खतरनाक, बहुत शानदार ओपी मोमेंट देखने को मिलते हैं। और एंड में, जो कि एंड की बात है, इन सब के बाद एक मोमेंट आता है जिसमें सिल्वर सर्फर खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। पहले तो जॉनी जाता है, जॉनी का वो बहुत आइकॉनिक मोमेंट होने वाला था, लेकिन सिल्वर सर्फर लैम्पलाइट लेके उसको खुद को सेक्रीफाइस कर देती है और फैंटास्टिक फोर जीत जाती है। लेकिन इसके बीच एक बहुत आइकॉनिक हीरोइन मोमेंट के बाद सू स्ट्रॉम मर जाती है, लेजेंड मर जाती है। लेकिन फिर हमें एक मार्वल यूनिवर्स, मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स का आज तक का, आज के इतिहास का, पता नहीं इसके बाद ऐसा फीट देखने को मिले नहीं मिले, सबसे बड़ा फीट देखने को मिलता है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड किसी मरे हुए इंसान को ज़िंदा कर देता है। ये बहुत बहुत बड़ा फीट है। ये इन्फिनिटी स्टोन नहीं कर सकते, ये किसी टाइम की, ये डोरमामू नहीं कर सकता, ये डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं कर सकते, ये वांडा नहीं कर सकती, ये किसी भी सॉर्सरर बुक में नहीं हो सकता, ये कोई भी मल्टीवर्सल बीइंग नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये जो फ्रैंकलिन रिचर्ड कर देता है वो बहुत बहुत ऊपर का बीइंग है। वो सूक को दोबारा ज़िंदा कर देता है। इसी से कहीं ना कहीं पता लगता है रीड को और पूरे फैंटास्टिक फोर को, ये नॉर्मल बच्चा नहीं होने वाला है, ये बहुत खतरनाक बच्चा होगा। और आपको फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की पावर का अंदाज़ा हो जाता है। मूवी खत्म हो जाती है एक बहुत अच्छे नोट पे। फिर हमारे पास आता है मिड क्रेडिट सीन। उसमें हमें देखने को मिलता है RDJ का डॉक्टर डूम, और वो सीन आपको बहुत बुरी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, आप जिस तरीके से लेना चाहो उस तरीके से आपको हाइप अप कर देगा डूम्सडे के लिए। वो सीन होता है डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास बैठा होता है और सूजन स्ट्रॉम गई होती है कुछ लेने। जब वो लौट के आती है तो वो देखती है डॉक्टर डूम को फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास। यहीं पर ही हमारा मिड क्रेडिट सीन खत्म हो जाता है। हाँ, इसके बाद में बहुत सी बातें करनी है, जैसे कि डॉक्टर डूम कैसे आया। जब गैलेक्टस ने इतनी मेहनत करी तो डॉक्टर डूम एक बार में कैसे आ गया, और वो बैक्स्टर बिल्डिंग इतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी के बावजूद होने के, रीड का सब कुछ रीड को पता होता है, पूरे कैमरे लगे होंगे, सू के होने के बावजूद वो
2 मिनट में कैसे हाल के हाल अंदर कैसे आ गया, जस्ट 1 सेकंड के अंदर। क्या TVA का डिवाइस है डूम के पास? क्या डूम ऑलरेडी शुरू कर चुका है अपना मिशन? पता नहीं। जवाब तो ये कम देता है मिड क्रेडिट सीन, सवाल ज़्यादा छोड़ के जाता है। आप कह सकते हो कि डॉक्टर डूम इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है क्योंकि लिथवेरिया का जिक्र बहुत बार इस मूवी में हो चुका है, तो शायद वो इसी वर्ल्ड का डॉक्टर डूम हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में तो ऑपरेट कर रहा था, जो हमने पहले वीडियोस में भी बोला है कि बैकग्राउंड में ऑपरेट करेगा डॉक्टर डूम, तो बाकी बैकग्राउंड में ऑपरेट कर रहा था डॉक्टर डूम, बस उसको पता लगा है कि ऐसा कोई बीइंग पैदा हो चुका है। लेकिन मुझे एक शिकायत है मिड क्रेडिट सीन से, बहुत छोटा था भाई, बहुत छोटा। एटलीस्ट एक डायलॉग तो देते डॉक्टर डूम को, एक डायलॉग तो देते डॉक्टर डूम को, एटलीस्ट एक झलक तो दिखा दे। कुछ नहीं, इससे ज़्यादा तो कॉमिक-कॉन में दिखाया गया था हमें। बहुत छोटा मिड क्रेडिट सीन था। बहुत सारी वाइल्ड थ्योरीज़ हैं, आप भी अपने कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है डॉक्टर डूम किस वजह से फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास है और उसके क्या प्लान हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, किस वजह से, कौन से यूनिवर्स का डॉक्टर डूम है, उस यूनिवर्स का है भी है कि नहीं। कुछ ना कुछ तो बहुत तगड़ा हुआ है जो कि हमें पता चलेगा डूम्सडे की स्टार्टिंग में, जो कि इनको बहुत अच्छा सा इंट्रो देना पड़ेगा, भारी भरकम सा, डूम्सडे को दिखाने के लिए। और हाँ, एक चीज़ और जो कि हमने थंडरबोल्ट्स में लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन देखा था कि फैंटास्टिक फोर हमारी ओरिजिनल 616 अर्थ में आ रहे होते हैं, उस सीन का इस मूवी में कोई सा मतलब नहीं दिखाया है। मतलब फैंटास्टिक फोर को अपनी 8 to अर्थ छोड़ते हुए दिखाया ही नहीं है हमें मिड क्रेडिट सीन में सिर्फ डॉक्टर डूम को फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास दिखाते हैं, और उसके बाद जो पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया है उसका कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि वो एक फैंटास्टिक फोर कार्टून के कैरेक्टर दिखाए हैं, वो अपने विलन से लड़ रहे होते हैं, बस वो थोड़ा फ़नी टोन में पोस्ट क्रेडिट सीन एंड हो जाता है। तो मिड क्रेडिट सीन में आपको क्या लगता है कि जो थंडरबोल्ट्स में एंड में सीन दिखाया था उससे इसका क्या रिलेशन हो सकता है, और डूम्सडे से ये सारी चीज़ें कैसे कनेक्ट हो सकती हैं? क्योंकि बीच में अब कोई सी मूवी नहीं है, सिर्फ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे है। तो आप लोग अपनी थ्योरीज बताएं किस तरीके से डूम्सडे में इन सीन्स को दिखा सकते हैं और किस तरीके से डॉक्टर डूम का ऑरा और अच्छे से दिखा सकते हैं। क्योंकि मैं अगर टू बी ऑनेस्ट बोलूँ, मैं थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहा था मिड क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम को, बट उन्होंने नहीं दिखाया। कोई बात नहीं, तो आप अपनी थ्योरीज बताएं डूम्सडे के लिए और सीक्रेट वॉर्स के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हम मार्वल फैंस हैं, हम सुपर हीरो फैंस हैं, हमारा काम है थ्योरीज बनाना। आप अपनी थ्योरीज बताएं, हम अपनी थ्योरीज शेयर करते रहेंगे एज ऑलवेज। तो सी यू एट द मूवीज़।